गुड इवनिंग एवरीवन। आपका स्वागत है टीम फॉरेस्ट्री के इस चैनल पे। आज हम माइसेल भास्कर आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट डेंड्रोलॉजी। तो बेसिकली आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री का। आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले आपको जानना पड़ेगा डेंड्रोलॉजी शब्द कहाँ से आया है, ओरिजिन कहाँ से है। डेंड्रोलॉजी जो है इसका दो पार्ट होता है। ग्रीक वर्ड डेंड्रॉन एंड और एक ग्रीक वर्ड लोगोस। तो डेंड्रॉन जो है, डेंड्रॉन का मतलब है वुडी ट्रीज। यानी कि फॉरेस्ट्री में जो भी ट्रीज है, जो हम टिम्बर प्रोडक्ट हम जिसको बोलते हैं, जहाँ से हमको वुड मिलता है, तो वुडी ट्रीज का जब हम अंडर लोगोस मीन स्टडी, तो वुडी ट्रीज का जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोला जाता है डेंड्रोलॉजी। अब डेंड्रोलॉजी मीन्स फिर क्या हुआ, इसमें क्या क्या आता है, इसमें ट्रीज भी आते हैं, इसमें हर्ब्स भी आते हैं, इसमें श्रब्स भी आते हैं। तो डेंड्रोलॉजी में तीन मेन जो है, फॉरेस्ट्री ट्रीज तो आते ही है, लेकिन ट्रीज का जो मेन फॉर्म होता है, यानी कि ट्रीज भी आएगा, हर्ब्स भी आएगा और श्रब्स भी आएगा। तो डेंड्रोलॉजी हो गया दो वर्ड, ग्रीक वर्ड डेंड्रॉन मीन्स वुडी ट्रीज एंड ग्रीक वर्ड लोगोस मीन्स स्टडी। यानी कि जो भी ट्रीज से हमको टिम्बर मिलता है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट वुड मिलता है, उसका जब हम स्टडी करेंगे तो उसको बोल देंगे हम डेंड्रोलॉजी। तो एक मेन प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला जो बात आता है कि अब वुडी प्लांट क्या होगा, जो जहाँ से हमको वुड मिलेगा, गिव्स वुड। अब क्या होगा कि वुड में मेनली क्या क्या कंपोनेंट होता है। वुड हार्ड होता है, वाटर रेजिस्टेंट होता है, तो इसमें जो कंपोनेंट रहेगा वाटर रेजिस्टेंट कंपोनेंट ही रहेगा, जैसे सेलुलोज एंड लिग्निन। देन अब हम कहाँ पे जाएंगे कि ये जो सेलुलोज एंड लिग्निन जो है, ये क्या फॉर्म करता है, एक हार्डी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम कहते हैं वुड। अब इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स एंड फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल्स फॉर्म स्ट्रक्चर्स व्हिच प्रोवाइड सपोर्ट एंड सिस्टम टू। अब ये जो वुड बनाएगा, इससे क्या होगा कि आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेगा, वाटर मिलेगा जो प्लांट बॉडी में मूव होते रहता है, एंड सपोर्ट भी मिलेगा जिसके बेसिस पे प्लांट खड़ा रहेगा ग्राउंड पे, ज़मीन के ऊपर। तो वुड मेनली इसका दो ही काम है। पहले होता है सपोर्ट, देन होता है न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर का सप्लाई या मूवमेंट। तो अब हम क्या करेंगे कि वुडी प्लांट में क्या होता है, एक स्टेम होता है। हर ट्री का क्या होता है, ट्री का दो पार्ट होता है। मेनली हम यहाँ पे फोकस करेंगे अबव द ग्राउंड वाला स्टेम। अब स्टेम जो होता है, स्टेम के आसपास या स्टेम के ऊपर जो हमको एक
ये मिलता है, कवर मिलता है, उसको हम मेनली क्या बोलते हैं, वुड। वहाँ से धीरे धीरे उसका प्राइमरी ग्रोथ होता है, फिर सेकेंडरी ग्रोथ होता है, गर्थ में वो बढ़ता है। तो मेनली ये होता है बेसिक सा चीज़, स्टेम, जिसके ऊपर जो कवर चला रहता है उसको बोलते हैं वुड। यहाँ से धीरे धीरे वुड का फॉर्मेशन होता है एंड फाइनली लेटर स्टेज में जाके वुड बन जाता है। अब हम जाएंगे हमारे अगले पार्ट में। अगले पार्ट में क्या होता है, हम पढ़ेंगे डेंड्रोलॉजी के बारे में। डेंड्रोलॉजी, इसका और एक नाम है जाइलोलॉजी। जाइलोलॉजी मतलब क्या होता है कि ये भी आया है ग्रीक वर्ड जाइलोस, यानी कि ट्री, और लोगोस मीन्स स्टडी, सेम ही बात हुआ। तो ये मेनली किसका ब्रांच है, बॉटनी का। डेंड्रोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ, और इसको डिसिप्लिन भी कहा जाता है, डिसिप्लिन ऑफ बॉटनी। अब हम क्या पढ़ेंगे कि स्पेसिफिकली हम डेंड्रोलॉजी में जो पढ़ते हैं वो मेनली क्या रहता है, स्टडी ऑफ वुडी प्लांट्स रहते हैं। वुडी प्लांट्स से ये मतलब है कि ओनली ट्री नहीं है, इसमें ट्री भी रहेगा, हार्ब भी रहेगा, श्रब भी रहेगा। हम अगले में इन तीनों का अलग अलग से डिफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, हाइट, कब किसको कहा जाता है, ये मेनली है ट्री का फॉर्म। पहले हार्ब होता है, फिर श्रब होता है, फिर ट्री होता है, ये आगे पढ़ेंगे। तो मेनली हमको जाइलोलॉजी यानी कि डेंड्रोलॉजी बॉटनी का एक ब्रांच है या डिसिप्लिन है, जहाँ पे हम ट्री, हार्ब, श्रब इसी का डिटेल में पढ़ते हैं। देन अब आएगा इसमें क्या होता है कि इट डील्स विथ सिस्टेमेटिक। फॉरेस्ट बॉटनी का जो पहला लेक्चर है वहाँ पे आपको सिस्टेमेटिक्स पढ़ाया गया था, तो उसी का एप्लीकेशन डेंड्रोलॉजी में भी आता है। हम क्या क्या पढ़ते हैं, ट्री का सिस्टेमेटिक्स पढ़ते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उसको आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अब क्या होता है डेंड्रोलॉजी में, क्या होता है कि सेकेंड हम क्या पढ़ते हैं डेंड्रोलॉजी में, जो ट्रीज है, जो हर्ब्स है और जो श्रब्स है, उसका हम क्या करते हैं, उसका कहाँ पाया जाता है, उसका जो हैबिट होता है, उसका जो हैबिटेट होता है, हैबिटेट का जो रेंज होता है, कहाँ पाया जाता है। हम जब डिटेल में स्टडी करेंगे तो ये भी पता होना चाहिए, ये भी हम डेंड्रोलॉजी में पढ़ते हैं, हैबिटेट, हैबिट और रेंज ऑफ हैबिटेट। फिर हम क्या करेंगे कि यूएसडीए, एक यूएसडीए का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इन्होंने कुछ रूल्स, डेंड्रोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ रिकमेंड किया था। उन्होंने रिकमेंड किया था कि कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट ऑफ सस्टेनेबल
sustainable and productive forest। तो यूएसडीए ने क्या बोला था कि हम जब कुछ स्टडी करते हैं ना, तो हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमको पढ़ना पड़ता है। हम कभी भी ये नहीं पढ़ेंगे कि हम कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं वो अपने इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाए, हम कभी भी ऐसा नहीं पढ़ते हैं। तो यूएसडीए या यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यही बोल रहे हैं कि हम डेंड्रोलॉजी के थ्रू जो भी पढ़ रहे हैं, हमारे आसपास जो फॉरेस्ट है, क्योंकि हमको फोकस फॉरेस्ट में करना है, फॉरेस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, तो मैनेजमेंट हम उसका सही से कर पाए, एक सुस्थित या कि सस्टेनेबल, मतलब कि किसी भी एलिमेंट का कोई भी हानि ना पहुँचे, और एक प्रोडक्टिव फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट से हमारे काम के लिए, किसी और काम के लिए, जैसे हमारे काम के लिए क्या हो सकता है, टिम्बर, वुड, तो हम उसको अच्छे से ले पाए, वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाए। तो हमको हमको डेंड्रोलॉजी ऐसे ही पढ़ना है कि हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट ऑफ सस्टेनेबल एंड प्रोडक्टिव फॉरेस्ट। मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कितना अच्छे से आप कर पा रहे हो। इंग्लिश में दिक्कत होगी इसीलिए मैं हिंदी में उसका मीनिंग भी बता रहा हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि आप कितना अच्छे से उसको मैनेज कर पा रहे हो। मैनेजमेंट मतलब आप फॉरेस्ट को कैसे मैनेज करोगे। सस्टेनेबल मतलब कि सुस्थिर, हर एलिमेंट्स सब कुछ उसमें अच्छे से रहना चाहिए। और प्रोडक्टिव फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है कि कुछ अच्छे से वो प्रोड्यूस करे, लास्ट में आपको अंत में मिले। लास्ट पॉइंट हम इसका पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट किस नज़रिए से डेंड्रोलॉजी को देखते हैं। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट स्टडी डेंड्रोलॉजी टू लर्न हाउ a tree provide cover, nesting site, and food। तो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट क्यों पढ़ेंगे भाई डेंड्रोलॉजी। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट इसीलिए पढ़ते हैं कि उनका मेन फोकस किस में होता है, जो भी एनिमल्स, जो भी बर्ड्स, जो भी मैमल्स, जो भी एम्फीबियंस कुछ भी है, उसमें वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट का फोकस होता है। इनका फोकस मेनली होता है जो भी एनिमल है उनके ऊपर। तो ये क्यों पढ़ेंगे डेंड्रोलॉजी, क्योंकि उनको जानना चाहिए कि एक, आप एग्जांपल लेते हैं कि बर्ड, कोई भी वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट बर्ड का स्टडी कर रहा है, तो वो क्यों देखेगा, वो इसीलिए देखेगा कि कोई ट्री कैसे प्रोवाइड कवर प्रोवाइड करता है बर्ड को। बर्ड उस ट्री में अपना घोंसला बनाएगा, रहने का जगह बनाएगा, नेस्टिंग साइट कैसे बना रहा है, और फूड उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ट्री से। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट इसीलिए डेंड्रोलॉजी स्टडी करता है, क्योंकि उनको जानना है ये सब चीज़ के बारे में, क्योंकि उसका फोकस उसी में ही है। वो जानना चाहता है हाउ अ ट्री प्रोवाइड कवर, कैसे कवर प्रोवाइड कर रहा है। जैसे टाइगर या लायन हंटिंग के बाद किसी ट्री के नीचे, छाव के नीचे बैठे रहते, तो ट्री कवर कर रहा है ना, तो वो फोकस में बनता है वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट का। तो हाउ अ ट्री प्रोवाइड कवर, नेस्टिंग साइट और फूड फॉर वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मतलब कि जो भी जंगलों में पाया जाता है, मतलब कि एनिमल। आप पॉज करके पॉइंट, हर एक पॉइंट समझ के लिख भी सकते हो। और इसके बाद हम जाएंगे कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में डेंड्रोलॉजी का क्या फ़ायदा है। 5th पॉइंट आता है ग्लोबल फॉरेस्ट्री। फोकस ऑन डेंड्रोलॉजी। वाई,
आपके मन में ये सवाल आ ही सकता है कि फिफ्थ पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि ग्लोबल फॉरेस्ट्री जो है वो डेंड्रोलॉजी पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे? तो वाई का आंसर एकदम सिंपली उपाय में कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, उसको फॉरेस्ट्री से क्या मतलब है? फॉरेस्ट्री से उसको इतना मतलब है कि उसका बायोडाइवर्सिटी सही से रहे, उसमें हमको इकोनॉमिक कुछ रिटर्न मिल रहा है, उसमें हमको कोई एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो उसके हिसाब से जब ग्लोबल फॉरेस्ट्री डेंड्रोलॉजी में फोकस करता है तो क्यों करता है? इसीलिए करता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, यूजेस, कंजर्वेशन एंड मैनेज। तो ग्लोबल फॉरेस्ट्री डेंड्रोलॉजी में इसीलिए फोकस कर रहा है कि उसको जानना है ट्री का इकोनॉमिक यूजेस क्या है। उसके बाद होता है कंजर्वेशन, उसके बाद आता है मैनेजमेंट। तो कंजर्वेशन में क्या हो रहा है कि जो भी फॉरेस्ट ट्री है, वर्ल्ड क्या बोलेगा कि भाई उसको कंजर्व करना है, आपको उसको अच्छे से मैनेज करना है, और उसका जो इकोनॉमिक यूजेस है, उसके कहाँ कहाँ वो यूज़ होता है, उसके आधार पे भी आपको ट्री को बचाना चाहिए या फॉरेस्ट को बचाना चाहिए कि हमें सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री में या सस्टेनेबल फॉरेस्ट में हमारा फोकस लगा पाए। तो ग्लोबल फॉरेस्ट्री का इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो यही रहता है कि टू मेक सस्टेनेबल एंड प्रोडक्टेबल, यानी कि प्रोड्यूस जो कर सके फॉरेस्ट। तो यहाँ पे ख़त्म होता है कि कोई भी, जैसे वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हो गया, जैसे नॉर्मल बॉटनिस्ट हो गया, या नॉर्मल जो डेंड्रोलॉजी में रिसर्च कर रहा है, या ग्लोबल फॉरेस्ट्री किस नज़रिए से क्यों डेंड्रोलॉजी में फोकस करते हैं, उसके हिसाब से। अब हम आएंगे हैबिटेट के ऊपर। अब हम आएंगे हैबिट पे। हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है। अभी हम लोग कुछ देर पहले क्या पढ़ रहे हैं कि ट्री का स्टडी, डेंड्रोलॉजी में क्या आता है? ट्री आता है, हर्ब आता है, श्रब आता है। तब आपको जानना चाहिए कि ट्री क्या होता है, हर्ब क्या होता है, श्रब क्या होता है, क्योंकि इसमें ही आपको फोकस करना है, इसी के बारे में पढ़ना है। तो ये मेनली डिनोट करता है हैबिट पे। अब हैबिट क्या होता है कि जनरल फॉर्म ऑफ अ प्लांट। हैबिट होता है जनरल फॉर्म ऑफ अ प्लांट, यानी कि मेनली हम क्या बोलते हैं, हम कभी ट्री नहीं बोलते। हम किसी पेड़ को देखते हैं, वो ट्री नहीं होता है, वो क्या होता है? प्लांट होता है। हम पढ़ते हैं किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमली। तो प्लांट जो है ना, उसका जो जनरल फॉर्म है कि आपको कैसे दिख रहा है, उसको बोलते हैं ट्री, हर्ब, श्रब। ट्री मतलब कि खड़ा होगा ग्राउंड के ऊपर, यानी कि पेड़ जैसा होगा, वो होगा ट्री। हर्ब मतलब उससे छोटा होगा। श्रब मतलब कि जो जंगल में गुच्छाकार में जैसा रहता है, झोप झाड़ी जैसा, तो उसको हम श्रब बोलते हैं। तो वो भी प्लांट ही है, जनरल फॉर्म है। तो हम एक एक करके धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले आएंगे ट्री के डेफिनेशन पे। ट्री क्या होता है? ट्री होता है वुडी प्लांट जिसका हाइट मैच्योरिटी पे अप्रोक्सीमेटली 13 फीट होता है। यानी कि जब वो पेड़ एक खड़ा है, उसका हाइट जब मैच्योर हो गया, उसमें ब्रांच भी है, उसमें फ्रूट्स भी है, उसमें फ्लावर्स भी है, लीव्स सब कुछ है, मैच्योरिटी में उसका हाइट होना चाहिए 13 फीट। तो उसको हम बोलते हैं ट्री। और वुडी क्यों? क्योंकि उससे हमको वुड मिलेगा, क्योंकि ट्री होता है मेनली एक सपोर्टिव फॉर्म ऑफ प्लांट।
फिर उसमें क्या आएगा, सिंगल ट्रंक होगा, स्टेम एक ही होगा। ट्रंक मतलब स्टेम ही होता है, क्योंकि ट्रंक थोड़ा बायोलॉजिकल टर्म है, टेक्निकल, उसमें स्टेम को हम ट्रंक ही बोलते हैं। तो उसमें सिंगल ट्रंक होगा। एटलीस्ट उसका हाइट क्या रहेगा, 3 इंचेस, कम से कम 3 इंचेस होना चाहिए। फिर क्या होगा, अनब्रांच्ड होगा अप टू सम फीट above the ground। लास्ट क्या होगा, हैविंग a more or less definite crown। एक एक करके हम पॉइंट में आते हैं। ये 4 पॉइंट होता है ट्री के बारे में जानने के लिए। ट्री क्या होता है, वुडी प्लांट होता है, यानी कि हमको वुड मिलेगा ऑब्वियसली। हाइट मैच्योरिटी अप्रोक्सीमेटली 13 फीट, मैच्योरिटी में हाइट 13 फीट होगा। सिंगल ट्रंक होगा, यानी कि स्टेम एक ही रहेगा। उसका भी क्या होगा, एटलीस्ट 3 इंचेस हाइट तो होगा। फिर क्या होता है, अनब्रांच्ड अप टू सम फीट अबव द ग्राउंड, वो जो ग्राउंड के ऊपर खड़ा रहेगा पेड़, तो कुछ फीट तक उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं रहेगा। फिर क्या होगा, लास्ट पॉइंट, ये थोड़ा गौर करने वाला है, क्योंकि इसमें एक नया टर्म आता है, क्राउन। क्राउन हम अलग से पढ़ेंगे। क्राउन क्या होता है, हैविंग अ मोर और लेस डिफिनिट क्राउन। यही बोलना चाह रहा है कि उसके ऊपरी भाग जो है, टोटली अपर पोर्शन जो है, तो अपर पोर्शन जो होता है टोटल ट्री का, उसको हम बोलते हैं क्राउन। तो क्राउन कम से कम होना चाहिए डेफिनिट, कि हमको देख के लगे कि नहीं ये एक ट्री है। तो आपको ये मेनली आपके इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि आपको देख के कैसे लग रहा है, और आपका विजुअलाइजेशन कि एक ट्री हो सकता है। आप हाइट भी देख सकते हो, उसका सिंगल ट्रंक है भाई, फीट के ऊपर अनब्रांच्ड है। और क्या होगा कि ऊपर में जो रहेगा क्राउन रहेगा डेफिनिट, माने यानी कि स्पेसिफिक रहेगा। क्राउन क्या होता है, इजी भाषा में, द टोटलिटी ऑफ अ ट्री above द ग्राउंड। यानी कि आपको सबको पता है कि ग्राउंड के नीचे क्या होता है, रूट रहता है। तो ग्राउंड के ऊपर में जितना भी टोटल पोर्शन है ना ट्री का, उसको हम क्राउन बोलते हैं। द टोटलिटी ऑफ अ ट्री अबव द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के ऊपर ट्री का जितना भी अपर टोटल पोर्शन है, उसको मिला के हम क्राउन बोलते हैं। और ट्री होने का यही फीचर्स है कि उसमें क्राउन रहेगा। अब हम आएंगे श्रब पे और हर्ब पे। फिर आता है श्रब। हम लोग ट्री में क्या पढ़े, उसका हाइट क्या होगा, 13 फीट होगा। श्रब क्या होगा, ट्री से थोड़ा सा छोटा होगा हाइट में, स्मॉलर देन ट्री। फिर क्या होगा, यूजुअली एग्जिबिट सेवरल इरेक्ट स्प्रेडिंग और प्रोस्टेट स्टेम। उसका स्टेम क्या होगा, इरेक्ट होगा या स्प्रेडिंग होगा। इरेक्ट मतलब सीधा रहेगा, स्प्रेडिंग मतलब कि उसका जो स्टेम रहेगा वो ब्रांचेस सब ब्रांचेस बना सकते हैं, स्प्रेड हो सकता है इधर उधर। क्योंकि ट्री जो होता है ना, वो एक स्टैंडिंग होता है। ये मान लीजिए कि ट्री, आपको लगेगा कि ये ट्री है, पेड़ ऊपर खड़ा है ग्राउंड के ऊपर, पेड़ आपको देख के लगेगा। लेकिन श्रब क्या होता है, श्रब का मेनली जो विजुअलाइजेशन होता है वो होता है कि उसका एक तो सीधा रह सकता है, भले ही हाँ ट्री से कम होगा, सीधा रह सकते हैं उसका स्टेम, या कह सकते हैं उसमें ब्रांचिंग रह सकता है, सब ब्रांचिंग रह सकता है, इधर उधर बिखरा भी हो सकता है। उसी को बोलते हैं श्रब, स्प्रेडिंग।
ये है आपको देख के आइडेंटिफाई करने का फीचर्स। फिर इसके बाद क्या आता है, जनरली बूशी अपीयरेंस। यानी कि जो जनरली झाड़ियों जैसा कुछ आपको जंगल में दिखता है, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं लेमन ट्री। लेमन ट्री मेनली श्रब के अंडर ही आता है, क्योंकि वो ट्री से उसका हाइट भी कम है और वो आपको झाड़ियों जैसा एक विजुअलेशन आपको देता है, बुशी अपीयरेंस देता है, और उसका ब्रांच मतलब स्टेम भी स्प्रेडिंग रहता है और इरेक्ट इरेक्ट भी हो सकता है, उसका अलग एग्जाम्पल है। अब थर्ड में हम आएंगे लास्ट में, हार्प। हार्प क्या होता है, ये ट्री होता है, लेकिन इसमें क्या है कि स्टेम के ऊपर कोई भी एक स्पेसिफिक ग्राउंड के ऊपर कोई भी एक स्पेसिफिक स्टेम नहीं रहेगा। ट्री विदाउट persistent stem on the ground। तो हार्ब क्या होता है, ट्री है, लेकिन ट्री का क्या है आपको पहले भी पता था, सिंगल ट्रंक, एक ही ट्रंक होगा, उसमें कोई भी आपको शक है नहीं कि नहीं, सिंगल ही होगा, एकदम परफेक्ट होगा, वो ट्री है भाई। तो हार्ब में क्या होता है कि वो जो ट्रंक है ना, वो परसिस्टेंट नहीं है। परसिस्टेंट का मतलब होता है कि उसको आप स्टेम कभी कभी बोल भी सकते हो, नहीं भी सकते हो, यानी कि उसमें स्टेम कैरेक्टरिस्टिकली नहीं रहता हार्ब में। सेकेंड पॉइंट उसका क्या आता है, लाइफ स्पैन यूजुअली 10 ईयर, 1 साल के बाद मर जाता है। लाइफ स्पैन क्या है, लेस देन 1 ईयर, यानी कि 1 साल से कम ही इसका उम्र होता है, उसके बाद मर जाता है, इसका लाइफ स्पैन इतना ही रहता है। और ये क्या होता है, इसका जो स्टेम होता है ये सॉफ्ट होता है और नॉन वुडी होता है, यानी कि कोई वुड प्रोड्यूस करता नहीं, हार्ड नहीं है। ट्री का क्या होता है, स्टेम हार्ड होता है, वहाँ से आपको वुड मिलेगा। जैसे कोई भी टिम्बर प्रोडक्ट, हमारे फॉरेस्ट्री में क्या होता है, साल है, शीशो है। हार्ब में क्या होता है कि स्टेम जो होता है वो सॉफ्ट होता है और नॉन वुडी होता है, यानी कि उसमें से आपको वुड नहीं मिलेगा, सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं होता। अब हम लास्ट टॉपिक में आ गए हैं, क्योंकि लास्ट टॉपिक में डेंड्रोलॉजी के, कि डेंड्रोलॉजी से हमारा इम्पोर्टेंस क्या है डेंड्रोलॉजी का। डेंड्रोलॉजी हमको क्यों पढ़ना चाहिए, डेंड्रोलॉजी से हमको क्या ज्ञान मिलता है। मेनली इस टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ डेंड्रोलॉजी, आज का लास्ट टॉपिक है। तो डेंड्रोलॉजी से आपको क्या क्या मिलता है, आपको ह्यूमन का भी बात कर रहा हूँ, मेनली एनवायरनमेंट को, ह्यूमन को जो इम्पोर्टेंस मिलता है, मतलब कि ह्यूमन जो जो भी प्रोडक्ट आपके फॉरेस्ट्री से या फॉरेस्ट से यूज़ कर रहा है, उसके हिसाब से इम्पोर्टेंस बनाया जाता है। मेनली ह्यूमन की एक्टिविटीज़ या ह्यूमन नीड्स, उसका क्या उसमें है, उसके हिसाब से इम्पोर्टेंस दिया जाता है कोई भी सब्जेक्ट को। तो ट्री क्या देता है हमको, फूड देता है ऑब्वियसली, शेल्टर देता है, शेड देता है, फ्यूल देता है जो कि डोमेस्टिक या घर पे इस्तेमाल होता है खाना बनाने के लिए। देन क्या आता है, वुड प्रोडक्ट्स आता है, आपको वुड मिलता है कोई भी फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए। सिक्स्थ में क्या आता है, ऑक्सीजन आता है। देन क्या आता है, CO2 एब्जॉर्ब करता है, आप जो रेस्पिरेशन में आप जो करते हो CO2 को निकाल देते हो, O2 लेते हो। तो ट्री क्या कर रहा है, वो साइकिल बना रहा है आपके साथ, तो CO2 वो ले रहा है और O2 छोड़ रहा है कि आप सांस ले सको। तो आप ह्यूमन का मेनली जो जो नीड्स होता है, जिसके लिए वो डिपेंड होता है ट्री के ऊपर, जिसके लिए वो डिपेंड होता है फॉरेस्ट्री के ऊपर, उसी को ही कहा जाता है इम्पोर्टेंस, कि हम डेंड्रोलॉजी क्यों पढ़े।
हमको जानना है ना ट्री से हमको क्या मिलता है। फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है, शेड मिलता है, फ्यूल मिलता है, वुड प्रोडक्ट्स मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, CO2 मिलता है, और लास्ट में क्या होता है, सॉइल इरोशन को कम करता है, सॉइल को ख़त्म हो जाने से बचाता है ट्री। ये जो है 7-8 पॉइंट, इसके बेसिस पे ही हम एक क्वेश्चन आ सकता है आपको इन टर्म में या मिड टर्म में भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि डेंड्रोलॉजी का आपके फॉरेस्ट में क्या इम्पोर्टेंस है, वाई वी शुड स्टडी डेंड्रोलॉजी। तो इसका आंसर यही है, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा हर टॉपिक को, मार्क्स की बेसिस पे डिपेंड करता है। अगर आपका लॉन्ग मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो आपको हर जो पॉइंट है उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि फूड, शेल्टर, शेड, आपको थोड़ा डिटेल्स में जाना पड़ेगा। लेकिन मेनली यही 8 पॉइंट पे आपका ये इंपॉर्टेंस ऑफ डेंड्रोलॉजी डिपेंड करता है कि फूड, शेल्टर, शेड, फ्यूल, वुड प्रोडक्ट, O2, CO2 एंड सॉइल इरोशन। तो इसके हिसाब से आप जो भी समझ रहे हो सब्जेक्ट पढ़ते हुए कि कहीं भी आपको लग रहा है कि फॉरेस्ट्री का इसमें योगदान है, फॉरेस्ट्री से हमको ये मिल रहा है, तो उसके हिसाब से आप अपने नॉलेज के बेसिस पे भी ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है, वाई वी शुड स्टडी डेंड्रोलॉजी। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आप ग्रीन फॉरेस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए आगे, और आपको कोई भी परेशानी हो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू।